हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे बीएसएससी प्रैक्टिस सेट, जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा एडुटेरिया के बुक से। और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। एडुटेरिया जो प्रवीण सर के द्वारा लिखी गई बुक है, उसी से आज हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टोटल आप लोगों को पता है कि इसमें 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आपको पीडीएफ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं अगर एक दो नहीं देखे हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है आज का कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो वित्त वर्ष जो 2021 से 22 में है, उसमें भारत देश में सर्वाधिक एफडीआई जो भारत को प्राप्त हुआ है, ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। कितना प्राप्त हुआ है? तो 83.57 बिलियन डॉलर जो है ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। और इसके बाद सबसे अधिक अगर एफडीआई की बात हुई, दूसरे स्थान पे अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्थान पे अमेरिका आ जाएगा। उसके बाद मॉरिशस से भी प्राप्त हुआ है। और राज्यों में सबसे अधिक देखा जाए, अगर राज्यों में पूछा जाए सबसे अधिक, तो वो कर्नाटक से एफडीआई सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बना है। इक्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया है। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। अगला प्रश्न नंबर 3, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक शिल्प नामक अभियान को शुरू किया है। और एक जिला एक उत्पाद अगर पूछा जाए तो यह अभियान यूपी शुरू किया है। एक जिला एक अभियान किसने शुरू किया है? एक जिला एक उत्पाद अभियान जो है ये यूपी का है। और एक जिला एक शिल्प ये मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो बनाया जा रहा है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चिनाब नदी पे। किस नदी पे? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 467 मीटर है। और ये जो है नदी तल से इसकी ऊंचाई पूछे, नदी के तल से अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो वो हो जाएगा 359 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 46वां स्थान प्राप्त हुआ है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को। जबकि पहले स्थान और दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे आपका नॉर्वे हो जाएगा, सेकेंड स्थान पे आपका आ जाएगा न्यूजीलैंड, और थर्ड स्थान पे बात करें तो आ जाएगा फिनलैंड। थर्ड स्थान पे फिनलैंड। पहला नॉर्वे है, सेकेंड न्यूजीलैंड है और थर्ड फिनलैंड है। और भारत का स्थान इसमें लोकतंत्र सूचकांक में 46वां है। अगला प्रश्न नंबर 6, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो तीसरा प्राप्त हुआ है। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। यानी पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे कौन है? भारत है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जनवरी 2021 का तक तापीय विद्युत जो था वो 61.5%। जल विद्युत क्षमता देखा जाए तो वो 12.2%। और नाभिकीय विद्युत क्षमता की बात हो, नाभिकीय विद्युत क्षमता का तो 1.8%। और नवीकरणीय ये 24.5% था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
तो सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संगीता सिंह को। संगीता सिंह को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने जेबी महापात्र का स्थान लिया है। सीबीडीटी की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का स्थापना अगर पूछे तो 1964 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बन गई है। भारतीय क्रिकेटर है ये मिताली राज और ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है। पहली बार लिए थे 2000 में, ठीक है, उसके बाद 2005 में, फिर ली 2009 में, उसके बाद 2013 में, उसके बाद 2017 में और अब 2022 में भाग ली हैं। तो टोटल इन्होंने 6 बार क्रिकेट विश्व कप में भाग लेकर अपनी उपलब्धि को हासिल की है। और पुरुष क्रिकेट में अगर हम बात करें तो पुरुष क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर पुरुष क्रिकेट में तथा पाकिस्तान के जावेद मियांदाद को 6 विश्व कप में भाग लेने का गौरव प्राप्त हुआ था। इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान में जावेद मियांदाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है उसके अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का तथा सब्जी के उत्पादन में जो है ये बिहार तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि लीची एवं मखाना की बात करें तो बिहार पहले स्थान पे है। लीची और मखाना में, लीची प्लस मखाना अगर देखा जाए तो इसमें पहला स्थान है, लेकिन सब्जी और मक्का में देखा जाए तो तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है यूएनएफपीए के द्वारा। यूएनएफपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फाउंड फॉर पीस ए पॉपुलेशन एंड एक्टिविटीज, है ना, एक्टिविटीज, ये इसका फुल फॉर्म है। किसका? यूएनएफपीए का ये फुल फॉर्म है। और ये जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है इसी के द्वारा। और इस संगठन का मुख्यालय अगर पूछे, यानी कि किसका? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल, यानी कि वायु में वायुयान के समय पक्षी के साथ जो टक्कर हो जाता है उसमें वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कौन सा होगा? तो वो बराबर हो जाएगा। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल न्यूटन के लॉ जो है, तृतीय लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ, इस गति के नियम के अनुसार बराबर हो जाएगा। और न्यूटन का तृतीय लॉ क्या कहता है कि गति जो है वो मतलब क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है ना। और इस नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में दो वस्तु पर आरोपित होता है। तो ये इसका प्रश्न का आंसर बी हो गया। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कि द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान जो है वो 400 ग्राम की बंदूक का संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग इतना होता है। तो चलिए इसके प्रतिघात का वेग देखते हैं। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? संवेग बराबर, संवेग को हम लोग पी से डोनेट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, ये संवेग का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हमारे पास द्रव्यमान पता है 400 किलोग्राम, द्रव्यमान हमको पता है। उसके बाद वेग भी हमको पता है
0.25 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान गुने वेग। एक वस्तु के जड़ तत्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़ तत्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पे? द्रव्यमान पे। जब एक वस्तु के जड़ तत्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर है और जड़ तत्व जिसको इनेर्शिया बोलते हैं, ये वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति से अवस्था इसका मतलब है कि सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? जड़ तत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक और विमान नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आयास, आलंब और भार के बीच हो। ऑप्शन नंबर सी। यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो आलंब एवं भार के बीच आयास होता है। क्या होता है? आयास होता है। और यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अगर कम होता है तो वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। किसान का हल जैसे हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, बंसी हो गया, चाकू एवं झाड़ू हो गया, ये सभी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 15 नंबर देखिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था और ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के? जर्मनी के हैं जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, अगर डी ब्रॉगली का पूछा जाए तो क्या कहिएगा? डी ब्रॉगली जो हैं ये तरंग यांत्रिक का सिद्धांत दिए थे। डी ब्रॉगली तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत दिए थे। फिर मोस्ले जो हैं ये ब्रिटेन के हैं और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी का। अगर हेनरी क्वेरेल पूछे तो ये फ्रांस के हैं और इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, रेडियो सक्रियता का खोज किए थे। किसको? रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी क्वेरेल ने किया था। तो आपका पूछ रहा है क्वांटम सिद्धांत, तो मैक्स प्लांक इसका करेक्ट आंसर है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो एक अर्धचालक में विद्युत चालन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वार में होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। और शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा होल्स की संख्या क्या होती है? समान होती है। किसमें? शुद्ध अर्धचालक इलेक्ट्रॉन में। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो उसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर जो है एसी परिपथ में वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है और यह क्या करता है कि अन्योन्या प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, अन्योन्या प्रेरणा का सिद्धांत। नहीं पढ़े होंगे तो एक बार जाके इसे जरूर पढ़िएगा और इससे इस बार गारंटी है कि एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई पड़ती है? इसका कारण है व्यतिकरण। क्या कारण है इसका? व्यतिकरण। जल सतह पर तेल की पतली परत का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण का उदाहरण है। क्या होता है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ दिशा गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं अन्य बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथियां हैं। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल होता है, यानी वाटर होता है। उसके बाद बात करें 1% क्या होता है? 1% एंजाइम होता है मनुष्य के लार में। ठीक है, 1% एंजाइम होता है और लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है टाइलिन जो आपका दिया हुआ है और दूसरा कौन सा पाया जाता है? दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। ये दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं मनुष्य के लार में।
और टाइलिन जो होता है यह एंजाइम मंड को संकरा में परिवर्तित करता है। मंड कहे तो स्टार्च को संकरा यानी माल्टोज में परिवर्तित करता है। और बात करें लाइस तो इसका करेक्ट आंसर लार ग्रंथि हो जाएगा। और अगर पूछे कि लाइसोजाइम जो है यह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो है उसे कहा जाता है हेलोटिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। और पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। जो पेड़ों के छाल पर निकलता है उसको कहा जाता है कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि कोशिका का आकार और अवमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। दूसरा है कि कुछ कोशिकाएं के बदलते आकार होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और चौथा है सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें डी सही नहीं है, बाकी ये 3 सही है। डी सही नहीं है, सभी शरीर ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं होती है। और आपका सही है कि कोशिका का आकार क्या होता है, अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। कुछ कोशिकाएं के बदलते आकार होते हैं और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो विषाणु में कोशिका भित्ति जो होता है उसकी मौजूदगी नहीं होती है। विषाणु की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो विषाणु जो है वो सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण में पाए जाते हैं। सबसे पहले ये सजीव भी होता है विषाणु और निर्जीव भी दोनों गुण में पाए जाते हैं। दूसरा विशेषता है कि ये सभी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं। कोई भी अगर जीवित कोशिका में ये पहुंचता है तो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तीसरा विशेषता है इसमें डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है। इसमें डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है। और चौथी विशेषता है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो द्वारा होता है। तो ट्रेकोमा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है जो एक आंख की बीमारी है, जो एक संक्रामक बीमारी है। और यह क्लेमाइडिया, किसको बोलते हैं, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिक्स, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। कौन सी बीमारी, तो ट्रेकोमा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सही कथन नहीं है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सोसिन होता है। और पपीते में पीले रंग का होने का कारण सोलेनिन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि पपीते में पीले रंग के कारण सोलेनिन होता है। कह रहा है कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही नहीं है। पपीते का वनस्पतिक नाम क्या है, इसका वनस्पति नाम की बात करें तो कैरिका पपाया है। कैरिका पपाया इसका साइंटिफिक नेम है। और पपीते में उपस्थित कैरिका जेंथेनिक वर्णक के कारण इसका रंग जो होता है वो पीला होता है, न कि सोलेनिन होता है। तो बाकी 3 सही है, डी जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, उसके बाद दिया हुआ है पोमोलॉजी फलों की खेती, जेरोंटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पोमोलॉजी का संबंध फलों की खेती से है और जेरोटोलॉजी का संबंध वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। पोषवाह या फिर फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्लोएम जो है जल एवं खनिज का वहन करता है। दूसरा कथन है कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों का वहन करता है। तीसरा है फ्लोएम एक साधारण उत्तक है। चौथा है फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही इसमें सिर्फ बी है।
फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों का वहन करता है। और जाइलम और फ्लोएम एक संवहनीय जटिल उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? एक संवहनीय जटिल उत्तक है। और जाइलम के कारण पौधे अपनी जड़ों से जल और खनिज को अवशोषित कर पौधे के तने, पत्तियां, फूल और बाकी हिस्से में पहुंचाते हैं। वहीं फ्लोएम की अगर बात करें तो यह एक संवहनीय जटिल उत्तक है जो पौधे के हरे भाग से होते हुए पौधे के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगिक को स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित होता है और प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या 2 अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागों के समान रचना होती है जिसे क्रोमीनिमाटा कहते हैं। और क्रोमैटिड जो होता है वो डीएनए और हिस्टोप्रोटीन का बना होता है। अगला है 28 नंबर। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष उत्तक गर्भनाल की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है और भ्रूण को पोषण जरायु और अपड़ा द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर की निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WTO। WTO से संबंध है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। ये जो है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को होती है। 1 जनवरी 1955 को इसकी 1995 की इसकी स्थापना होती है। और विश्व व्यापार संगठन ने कृषि सब्सिडी को एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो तारापोर समिति का संबंध जो है वो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। 1997 से लेके 1998 में बजट पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने विचार करने के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। 1997 से लेकर 1998 का बजट था उसमें। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का आंसर है RN मल्होत्रा समिति। RN मल्होत्रा समिति भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1993 से 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी RBI के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और जिसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको IRDA कहते हैं, इसकी स्थापना 1999 में होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, YV रेड्डी समिति। 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अगला 33 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे 2000 में लागू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में होती है और यह राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको TPDS कहते हैं, TPDS के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में सबसे गरीब परिवार को शामिल किया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को जो है प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
35 नंबर प्रश्न देखिए कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इसे कैसे बताए थे कि पहले आप लोग इसे पेयर बना लीजिएगा, पेयर बना के उसे देखिएगा कि कौन कौन सा वर्ड कहाँ पे भरना होता है। तो देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 3-3 का एक पेयर बनेगा, है ना, 3-3 का इसमें पेयर बन जाएगा। 3-3 का जब पेयर बनेगा तो EGH है इसमें, तो AC के सी के बाद कहाँ पे क्या दिख रहा है, सी के बाद क्या दिख रहा है, तो सी के बाद यहाँ पे D हो जाएगा, सी के बाद D हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे स्टार का वैल्यू आपको डालना, स्टार में क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंबल डालना है, साइन डालना है यानी कि, और उसे कैलकुलेट करना है और देखना है कि कौन सा जो है सूटेबल होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ABCDE और ABC और D 5 स्कूल हैं जिनका मुंह उत्तर की ओर है। AE और E के बीच ED के दाएं ओर है। यदि C और D दो छोरों पर है तो C के बाईं ओर कौन है, कौन सा स्कूल है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे बने, देखिए इसे सबसे पहले कि बना लीजिएगा, 5 है ना, तो टोटल 5 बिंदु बना लेंगे, 2 3 4 5। कह रहा है कि जिनका मुंह उत्तर की ओर है वो A, E और B है। A तो हम लोग हमेशा इसमें क्या करते हैं, पॉइंट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो A सबसे पहले A उत्तर की ओर मुंह है A, उसके बाद कह रहा है B और फिर कह रहा है A B AEB, A हो गया, B हो गया और E देख लेते हैं, ठीक है। E कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। अब कह रहा है E D के दाईं ओर है, E जो है वो D के दाईं ओर है, चलिए ये भी हो गया। यदि C और D दो छोरों पर हो, C और D दो छोरों पे हैं, चलिए C भी मैच हो गया, ठीक है, दोनों छोर पे हो गया, C भी और D भी दोनों छोर पर हो गया। तो कह रहा है C के बाईं ओर कौन सा स्कूल है। तो C के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, C के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, B है ना, तो इसका आंसर B हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको वहाँ पे वर्ड का वैल्यू यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 8 गुने 5, 8 गुने 5 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 40 में से क्या कीजिए, 12 को माइनस कर दीजिए, 28 आ जाएगा। उस तरीके से 9 गुने 4 कर दीजिए, 25 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका 9 गुने 4 तो 9 चौक, एक मिनट, हाँ 9 चौक 36 हो जाएगा और माइनस 25 कर दीजिए तो कितना, 11 आंसर आपका निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, 50 सदस्यों वाली पंक्ति में एक ओर से रामू का स्थान 10वां है, दूसरे ओर से उसका स्थान कौन सा होगा। तो दूसरी ओर से रामू का स्थान पूछा जा रहा है, तो टोटल कितना बात हो रहा है, 50 की बात हो रहा है, तो चलिए 50 है और स्थान क्या में है, 10वां है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं और प्लस 1 क्यों कर देंगे, क्योंकि बताए थे कि जो रिपीट होता है उसके लिए होता है, यानी टोटल उसका 41वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राकेश उत्तर की ओर 8 मीटर चला, राकेश उत्तर की ओर क्या करता है, 8 मीटर चला, 8 मीटर मान लीजिए यहाँ से चला वो उत्तर की ओर, 8 मीटर चला, ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो उसका बाएं किधर हो जाएगा, जो 5 किलोमीटर चलेगा वो बाएं मुड़ा इधर चलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम्स बना लीजिए, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कह रहा है राकेश 8 मीटर चला उत्तर की ओर, ठीक है, इधर चला 8 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़कर 16 मीटर चला, तो दाएं मुड़ गया ना, इधर चला यानी 16 मीटर चला, ठीक है, 16 मीटर चला। फिर कह रहा है कि वो बाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है, फिर अपनी बाएं मुड़कर, तो इधर से इसका बायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान से ना कितनी दूर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, ये श्रृंखला को आपको भरना है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। देखिए इस दोनों के बीच, सबके बीच दो दो का अंतर है, इसके आगे भी 2-2 का अंतर है, फिर इसके आगे भी 2-2 का अंतर है, तो फिर आगे क्या होगा, 2 ही का अंतर हो जाएगा।
तो देखिए इसमें 2 अंतर वाला कौन सा है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, WYAC। दिए गए विकल्प में विषम शब्द ज्ञात कीजिए, बीमा, वेतन, भविष्य निधि, शेयर। इसमें से आपको देखना है कि जो विषम शब्द कौन सा है, जो मिलता जुलता शब्द नहीं हो। तो वेतन, वेतन क्या है, अन सभी क्या, ई सभी क्या है, ये पूंजी निवेश, निवेश की सुधि है। शेयर है, भविष्य निधि है, बीमा, ये सब इंश्योरेंस है। लेकिन वेतन क्या है, ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्न विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 56 से 90, 90 से 132, 132 से 184, 248। देखिए इसमें कितना कितना का अंतर है। तो 56 में कितना ऐड करेंगे जो 90 होगा, तो 56 में 34 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। चलिए इस दोनों के बीच 90 से 132 कितना, 42 का अंतर है। फिर 32 से 184 कितना का अंतर, 52 का अंतर। और 184 से 248, 184 से 248 के बीच 64 का अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बीच कितना का अंतर है। तो 34 से 42 के बीच कितना का अंतर, 8 का अंतर। 42 से 52 के बीच कितना का अंतर, 10 का अंतर। और 52 से 64 के बीच कितना का अंतर, 12 का अंतर। यानी कि 2 2 यहाँ बढ़ रहा है तो 2 यहाँ बढ़ेगा, 14 होगा। 64 में 14 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 6 1 7 78। अब इसमें देखिए इसमें कितना ऐड करना है आपको, 64 है, 78, इसमें यहाँ पे 78 ऐड कीजिए, 78 इसमें आगे जाइए तो 248 में 78 को ऐड कीजिए। आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 326। 326 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक 4 इंच वाले ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरा और काला से रंगे हैं। ठीक है, इसे 1 इंच वाले ब्लॉक यानी घनों में काट लिया, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कुछ नहीं करना है, बस देख लीजिए कि कितना की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है 4 इंच वाले ठोस घन, 4 इंच वाले ठोस घन जिसके फलक लाल, हरा और काला से रंगे हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, ठीक है, तो उस महीने के 21 तारीख को क्या पड़ेगा। तो 21 तारीख के 3 दिन बाद 24 तारीख होगा, है ना। तो 3 तारीख को सोमवार था तो 10 तारीख को क्या हो जाएगा, 10 तारीख को सोमवार हो जाएगा, है ना। फिर 17 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा और 24 तारीख को क्या सोमवार पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 21 तारीख को, तो बैक चले जाइए तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या सोमवार ही हो जाएगा। तो 21 के 3 दिन बाद पूछ रहा है ना, 21 के 3 दिन बाद मतलब 24 को पूछ रहा है, तो 24 को भी सोमवार ही होगा। निम्नलिखित शब्द के शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। तो इसे डिक्शनरी के हिसाब से आपको शब्दकोश के हिसाब से इसको वो करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले 2 हो जाएगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। तो एक समीकरण बनाया गया है, दूसरे समीकरण को आपको हल करना है। ये समीकरण हल है, ये वही हल है, आपको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 324 और 289, ठीक है, बराबर कितना आया, 35 आया। तो ये कैसे आया, तो 324 को रूट कर दीजिए प्लस 289 का रूट, है ना। तो 324 का कितना हो जाएगा, 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। उसके बाद कह रहा है 289 किसका है, 17 का है। अभी दोनों को ऐड कीजिए, 35 आएगा। सेम यही करना है आपको, इसका रूट करना है, इसका रूट करना है, और दोनों जो जिसका स्क्वायर होगा उस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 43 इसका आंसर हो जाएगा। 256 16 का स्क्वायर है और 729 किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 16 और 27 को ऐड करेंगे कितना, 43 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले अपराधी कौन कौन, अपराधी चोर भी हो सकता है, अपराधी चोर हो सकता है, तो चलिए ये हो जाएगा। और न्यायाधीश वो तो न्याय देने का काम करता है, तो अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि 49 से 53 तक दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को चुनिए। तो सभी को विषम शब्द को यहाँ पे देखना है। तो देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष, स्पीकर, मुख्य सचिव। तो इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ये राज्य का है, सभी आपका केंद्र की बात हो रहा है। अगला है
कि वॉट के जगह पे आपको वैल्यू निकालना है। 8 26 है तो 63 से पहले क्या हो, 63 किसका हो जाएगा रेशियो, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। 8 26, देखिए 8 26 कैसे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, सॉरी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में 1 माइनस करेंगे 26 होगा, है ना। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर आपका वो, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 63 देखना है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 में से 1 माइनस कीजिए 15 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर BCFE फिर HILK तो NORQ, नेक्स्ट क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर 120 99, देखिए यहाँ से घटते क्रम में है, बढ़ रहा है घटते क्रम में जा रहा है, इधर से देखेंगे तो बढ़ते क्रम में है। तो चलिए हम इधर से ही देखते हैं क्रम वाइज, इस प्रश्न का आंसर 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इसे भी पूरा करना है श्रृंखला को, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OMKI। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट आगे हो जाती है, यदि प्रातः 5 बजे ठीक समय मिलाया जाता तो 6 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी, तो 11:36 हो जाएगा, प्रातः 11:36। अब यहाँ पे निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। JKLMNO और PQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में हो। तो कैसे कैसे बैठे हुए हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे सजा लेते हैं, ठीक है। कितना है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8 है, टोटल 8 है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 6 2 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब कह रहा है कि QN के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, तो हमेशा हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डालना, तो N की बात हो रही है, चलिए हम N को बैठा लेते हैं। N क्या है, Q के निकटतम बैठे हुए हैं, तो Q के निकटतम दैट मीन्स कि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि QL के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, Q और L के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो Q और L के बीच में तो N हो गया, उसके बाद K हो जाएगा, उसके बाद L, यानी 4 व्यक्ति तो हो ही गया ना। Q और L के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए PM के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, P जो है M के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो M यहाँ पे डाल देते हैं, इसके दूसरे स्थान पर इधर आ जाइए, P यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है M L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो M जो है L का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। O और K के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, O और K के बीच, तो O और K के बीच कितना बैठा हुआ है, केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो O ये हो गया 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति इस दोनों के बीच बैठे हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, J हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है K ना तो M है और ना ही Q के निकट पड़ोसी है, ठीक है। तो बच क्या गया आपका, सभी तो हो ही गया, JKLMNOPQ। चलिए अब इसका देखते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि 55 में अनुसार निम्न में से कौन सा कथ्य स्थान है, PQ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये गलत है। P देख सकते हैं जो हम बनाए हैं फिगर, इसे अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, PQ के नहीं बैठे हुए, ये गलत दिया हुआ है। MO और J के निकटतम पड़ोसी है, MO J के निकटतम पड़ोसी, J निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल नहीं। N और P के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, ये आपका C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 का C आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं Q के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है, तो Q के दाएं स्थान पर दूसरा जो हो जाएगा ना वो आपका K हो जाएगा, ठीक है। और J के संदर्भ में Q की क्या स्थिति थी, तो इस प्रश्न का आंसर आपका B हो जाएगा, बाएं और चौथी हो जाएगा।
58 नंबर देखिए कि 58 में कह रहा है कि P के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो इस प्रश्न का आंसर M हो जाएगा। देखिए हम डायग्राम यहाँ पर नोटबुक में बनाए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को समझा देते हैं, लेकिन आप लोग इसे खुद बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उपयुक्त व्यवस्था में n के संबंध में l का स्थान कौन सा है। तो l का स्थान पूछा जा रहा है, l का स्थान कौन सा हो जाएगा। तो l का स्थान जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाएं का दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इसमें आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले 6/8, इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इतना 0.75 आएगा। फिर देख लीजिए 8/10, इसका डेसिमल 0.8 हो जाएगा। 10/12 का डेसिमल कितना हो जाएगा, 0.83 हो जाएगा। और 12/24 का डेसिमल 0.5 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ इसमें, सी सबसे बड़ा हुआ ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से गलत संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे क्या है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कह रहा है कि 6, 9, 15, 22, 51, 99। तो 6 से 9 तो समझ में आया कि 3 का अंतर, 9 से 15 के बीच 6 का अंतर, उसके बाद 15 से 22 के बीच 12 का अंतर, 15 से 22 के बीच 12 का अगर अंतर करेंगे तो यहाँ पे 27 होना चाहिए। ठीक है, 27 होना चाहिए, इसीलिए आपका सी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमती और श्री गोपाल के 4 पुत्री हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो 4 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक भाई भी हैं। तो इस परिवार में कुल कितने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 2 + 4 + 1 यानी 7 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से यह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसका प्रयोग करके शब्द जो बनाया जाएगा उसे चुनना है। तो इस प्रश्न का आंसर डी होगा, फेश। यदि किसी संख्या का कूट भाषा हाइड्रोजन और को ऐसे लिखा जाता है तो कूट भाषा एंटोनोमी को क्या लिखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया, इस नियम का पालन किसमें किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कौन सा आरेख मानव, प्राणी, शिक्षक और स्नातक के बीच का संबंध का निरूपण करता है। तो सभी शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई मानव होगा वही शिक्षक भी होगा, वही स्नातक पास भी होगा। तो चलिए इतना हम हिंट्स दे दिए, आप लोग आंसर बता सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 67 नंबर, नीचे दिए गए संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों का सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता हो। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्देश प्रश्न 68 से लेकर 72 तक दिए गए विकल्प में से विषम संख्या, अक्षर और शब्द को चुनिए। तो जो विषम है उसको चुनना है। तो 68 में आपको क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। 69 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डीजल। घी, दूध साथ सब खाने का चीज़ है, लेकिन डीजल क्या है, विषम शब्द है, गाड़ी में डाला जाता है। 71 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर हो जाएगा, देखिए बाकी सभी डी को छोड़ के ना बाकी सभी क्यू है। 12, 13, 14 कर्म वाइज क्यू है, लेकिन ये 15 का क्यू हो जाएगा। 12 का क्यू, फिर देख लीजिए 13 का क्यू हो जाएगा, ये 14 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये 15 का क्यू नहीं है। ठीक है, कम हो जाएगा, 75 होना चाहिए ना, तो 75 नहीं है, 17 है। 72 नंबर देखिए, तैरा, गोताखोरी, चालन और नौसा चालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। बांसुरी, वायलिन, गिटार, तबला, इस सभी में अंतर क्या है। बांसुरी, गिटार, वायलिन सभी मुंह से बजाने का चीज़ है, लेकिन तबला क्या है, हाथ से बजाने का हो जाएगा। नहीं सॉरी, बांसुरी, गिटार, वायलिन और तबला, तो इस सभी का देखिए इसमें से बांसुरी मुंह से बजाया जाता है ना, तो सबसे आंसर का यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा टॉम को 48 लिखा जाता है तो हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 70। आर्किटेक्ट को बिल्डिंग, तो स्कूलेटर किसका संबंध है, स्टेचू का। आर्किटेक्चर बिल्डिंग का आर्किटेक्ट करता है और स्कूलेटर जो होता है वो स्टेचू बनाता है। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा, शिक्षा से होगा। फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, शिक्षा किससे, स्कूल से हो जाएगा।
दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। तो इसमें से कौन सा पद आगे आएगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। अब 78 में आपको आकृति देखना है, बनाई जा सकती है, उसे भरना है। तो ये हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। 79 का जो आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो छोटा करते हैं, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा 3, ये होगा 3 वाला। अगला प्रश्न है 81 का। देखिए 81 में 4 विकल्प से पता लगाइए जब पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा में मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो पैटर्न जो दिखाई देगा वो आपका डी यानी इसके समान दिखाई देगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान हो। तो वाटर इमेज है ये, इस कैसे बनेगा ये आपको दिखाना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ्स का प्रश्न है, इसे देखते हैं, इसका हम सिर्फ आंसर बताते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और 84 का, एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी और 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कैसे करना होगा, एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि इस विद्यालय में 25 अध्यापक, टोटल कितने अध्यापक हैं, 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें कि 15 भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक ना, और 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो इसे 12, 3 और 10 जो भौतिकी और गणित पढ़ाते हैं वो दोनों हो गए। तो 3 + 10 तो 13 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 13 हो जाएगा। यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी सी से 20% कम है, तब ए सी क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, सी बराबर मान लीजिए 100 और बी बराबर कितना कम है, 20% बता रहा है ना, तो 80 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ए का हमको करना है, तो 80 गुने कितना ज़्यादा, तो 140 ना, 140%, 140 बटा 112, 112 ये हो जाएगा। अब ए सी का हमको निकालना है तो 112/100, इसे निकालिएगा, 28/25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 संख्या का औसत 22 है। 20 संख्या का औसत कितना है, 22 है। पहली 11 संख्या आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रम 27 और 21 है। तो 11वीं संख्या ज्ञात करना है, तो बी होगा इसका आंसर। ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। और ए की पूंजी 240 रुपया, बी की पूंजी 640 रुपया। तो प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा आपका हो जाएगा, बी का हिस्सा 40 रुपया हो जाएगा। राम किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। श्याम जो राम से 20% अधिक दक्ष है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 गुने 100/120 यानी कि 20 दिन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को पूरा करने में दूसरा पाइप कितना समय लेगा। तो 12 मिनट का समय लेगा। 90 नंबर प्रश्न आपका लॉग से संबंधित है। लॉग का वैल्यू जैसा कि हम बताए थे आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 91 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है और इस रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर/आवर। जब किसी संख्या में 4 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं 60% हो जाती है, तो उस संख्या में 100% कितना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है वह प्रति माह 120 रुपया बचाता है और उसका प्रति माह व्यय कितना होगा। व्यय मतलब कितना, खर्च कितना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 66.2/3 यानी कि 2 उसमें खर्च करता है और 3 मासिक आय है इसका। तो बचा 3 गुने 3 - 2 तो कितना 1 यूनिट हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या कर रहा है 1 यूनिट बराबर 120 हो गया, ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 120 तो 240 हो जाएगा। तो मासिक खर्च उसका 240 आएगा आंसर। कुछ नारंगी 11 रुपया में 10 के भाव से खरीदकर 10 रुपया में 11 के भाव में बेचा तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 17.43/121% हो जाएगा। वह मूलधन जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया हो। तो मूलधन बराबर क्या होगा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर यानी कि 90 गुने 100
बटा 3 गुने 6 यानी 500 इसका आंसर निकल के आएगा। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 144 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अंतर पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या होगा? सबसे पहले 144, पहले ये मूलधन बराबर निकाल लीजिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर दोनों के बीच का निकाल दीजिए। तो मूलधन इंटू दर बटा 100 स्क्वायर हो जाएगा यानी 44, इसका टोटल आंसर 6400 आएगा। 97 प्रश्न का आंसर है 50 लड़कों लड़कियां में 41 रुपये बांटे गए, यदि हर लड़के को 90 पैसे हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा 34। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 वर्ग के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो तीसरे वर्ग के परिमाप उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर निम्न होगा, तो 24 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आएगा। एक घन संपूर्ण पृष्ठ से 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण की लंबाई ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर 100 नंबर देखिए 10, 15, 10, 25, 10, 55 इतना इतना दिया, उसका मान ज्ञात करना है। इसका मान आपका बी होगा आंसर ए। यदि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1/2। इसका मान ज्ञात करना है 102 नंबर का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 103 का आंसर आपका हो जाएगा, 103 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी इधर नहीं, डी हो जाएगा 13.23। एक ओ वृत्त का केंद्र है, कोण डी ए बी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण बी सी डी का मान ज्ञात करें। बी सी और डी यानी इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 130 डिग्री। एक पंचभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान कितना होगा? तो इस प्रश्न का आंसर पंचभुज का रहा है ना, तो ऐसे बनाइएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर 108 आएगा। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना दिया हुआ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान ज्ञात कीजिए। तो 909 इसका आंसर आ जाएगा, 909 ऑप्शन सी। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना आपका 12.928 मीटर आएगा, है ना, जो आंसर में है ही नहीं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापित करती है? तो चलिए इस प्रश्न को आंसर को देखते हैं। आप साइंस स्टार्ट हो गया आपका। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के कारण अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, और ये जो भी एलिमेंट दिए गए हैं वो केवल मैग्नीशियम की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, और यह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, इसलिए इसका मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। तो नौसादर की बात हो रहा है तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन यानी इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन कहते हैं। और नौसादर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग? NH4Cl लिखते हैं। और ये जो है नमक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, क्योंकि नौसादर एक ऊर्ध्वपातन है जबकि नमक ऊर्ध्वपातन नहीं है। प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है प्रोटॉन पर। अगला प्रश्न देखिए 111 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो इसमें से किसका? NaCl का हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में दोनों तत्व Na प्लस Cl जो है इसकी संयोजकता 1 होती है, और इसकी तुल्यांकी भार व आणविक भार समान होगा। अगला है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है ये मंद ऑक्सीजन के कारण, किसके कारण? मंद ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील के कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है, और इस प्रक्रिया को मंद दहन या फिर मंद ऑक्सीकरण भी कहते हैं। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो होता है ना वो रासायनिक ऊर्जा से होता है।
रासायनिक ऊर्जा से किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है। अगला 114 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड, हर्न सिल्वर गलत है, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका जिंक फॉस्फेट चूहे का विष हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर जो है ना वो सिल्वर क्लोराइड होता है। हॉर्न सिल्वर किसका? सिल्वर क्लोराइड का, ना कि सिल्वर आयोडाइड का। उसके बाद बात करते हैं कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा जो होता है ये होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ना कि क्लोराइड, आयोडाइड हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए जिंक फॉस्फेट चूहे का भी सही है, और जिंक सल्फाइड जो हो जाएगा ना, जिंक फिलोस्फर वूल हो जाएगा। फिलोस्फर वूल का क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ना कि सल्फाइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1789, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, और कह रहा है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो संबंधित डी नहीं है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो कार्बन व्यापार किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योटो। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है? तो आइस कोर का, आइस कोर जिसको हिम तत्व कहते हैं या फिर आइस कोर इंग्लिश में कहते हैं, किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। और आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष विस्तृत अभिलेख है। 17 नंबर देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर 1974 हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया, और इसे वर्ष 1988 में जो है वो संशोधित किया गया था, 1988 में संशोधित किया गया था। अगला देखिए, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है पॉलीमर से, पॉलीमर से बनी होती है, इसीलिए क्या कैसे नष्ट नहीं किया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है, और पॉलीथीन में एथिलीन के अणु इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है और वह स्वतः नष्ट नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। 120 नंबर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, जबकि नेहरू कप पूछे, नेहरू कप का संबंध किससे हो जाता है? बास्केटबॉल से हो जाता है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन हो जाएंगे। अगला 123 नंबर देखते हैं, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें से कौन सा है? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 15 लाख की, और ये खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, ये जो है ना खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 15 लाख रुपया दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपए की होती है। और ध्यानचंद अगर पुरस्कार की बात करें तो ये खेलों के जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय, अच्छा एक चीज बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद हो गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ओपेक का मुख्यालय वियना में हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में जो है ओपेक का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो अहिंसा। समाजवाद की विचारधारा समानता व सबके विकास के पक्षधर हैं और सर्वोदय तथा विचारधारा में भी सभी के विकास का आदर्श निहित है। गांधी जी ने अपनी न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया, जिसमें क्या प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति को लोकहित में प्रयोग करेगा। तो इसका अहिंसा इसका करेक्ट आंसर है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सभा की स्थापना की थी 1870 में, और गणेश वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोनों मिलकर किए थे।
और पूना सार्वजनिक सभा मुख्यतः मध्यम वर्ग जमींदार और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला देखते हैं 127 नंबर, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता था। ये कौन था? बिंबिसार का पुत्र था और इसने अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी तथा वजी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था और इसी के समय राजगिरी में बौद्ध धर्म की संगति आयोजित किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध भी किया गया था। निम्नलिखित में किसकी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक नहीं थी? तो मगध की व्यवस्था जो थी वो गणतंत्रात्मक नहीं थी। यहाँ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ये सभी साम्राज्यवादी शासन की व्यवस्था की स्थापना की और महात्मा बुद्ध के समय हर्यक वंश का शासक बिंबिसार मगध में शासन करता था। सर टॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में थे? तो सर टॉमस रो और हॉकिंस जो थे ये जहांगीर के शासनकाल में थे। 1615 का समय था। 1615 में भारत आए थे और दोनों जो थे जहांगीर के समय के थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया? 1940। 1940 में 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे जो कि 16 अगस्त 1932 को संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचांग के द्वारा पहली बार अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया और इससे पूर्व इस तरह की सुविधा केवल मुस्लिमों के लिए था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी 1772 में। 1792 में मैसूर के शासक था टीपू सुल्तान और यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1790 से 92 के दौरान हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 से 470 ईस्वी के शासनकाल में कुमारगुप्त के समय की गई थी और हेनसांग इत्सिंग जैसे चीनी यात्री अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है और तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी जो था वो 1199 में इसको जला दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की और सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रह्मवाद और उसकी कुर्तियों के विरुद्ध आवाज उठाना और इस समाज ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांडों का विरोध किया था। विश्व ग्लोब का निर्माता है? तो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन वेहम है और विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? विश्व मानचित्र के निर्माता है ये अनेंगजी मेंडर, ठीक है। और हिकेटियस कौन थे? हिकेटियस जो है भूगोल के जनक है, भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को अपसौर होता है जो दूर होता है। निम्नलिखित में से कौन अपसादी चट्टान नहीं है? तो अपसादी चट्टान इसमें क्वार्टराइज्ड नहीं है, ठीक है। बलुआ पत्थर, बलुआ चट्टान जिसको बोलते हैं ये क्वार्टराइज्ड है। सेल स्लेट हो जाएगा, इसका कायांतरित रूप हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित चट्टान संगमरमर है और लिग्नाइट कोयला का कायांतरित कोयला एंथ्रोसाइड है। तो क्वार्टराइज्ड क्या हो जाएगा? ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं होगा ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो एस तरंग जो है वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और यह द्वितीय या अनुप्रस्थ तरंग भी इसे कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। इसका वेग जो होता है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। निम्न में से कौन जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करती है? तो अलास्का को रूस से अलग करने वाला बेरिंग जल डमरू मध्य है। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य म्यांमार के साथ, तो इस प्रश्न का आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध अरुणाचल प्रदेश का है
और देश में बात करें तो बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल के साथ, नेपाल का उत्तर प्रदेश के साथ और भूटान का असम के साथ। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुबनसिरी, कामेंग, मानस ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में नहीं है? तो केरल में पुलिकट झील पूछ रहा है कि कौन सी झील केरल में नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट। वेम्बनाड, अष्टमुदी, पेरियार सभी केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में पंचायती राज जो है ये सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी ये सभी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला देखिए 144, भारतीय संविधान का आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वीजी खेर 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसे 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा। अगला देखते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है मत देने का अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? वैधानिक है। और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। बोहरा समिति किससे संबंधित है? तो राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति। इसकी ये जांच के लिए बनाया गया था 1993 में। निम्नलिखित में से किसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका, मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है इसके वेतन और भत्ते का, जो आर्टिकल 164 के भाग 5 के तहत विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो आर्टिकल 170 इसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। जबकि आर्टिकल 171 का खंड 1 की बात करें तो विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधान के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। लास्ट प्रश्न है आज का कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को भी कोई मामला अपना मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है ये राष्ट्रपति को कोई भी मामले मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो ये 150 प्रश्न का सीरीज था जो आपका आज समाप्त हो गया है। तो प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त हो गया, प्रैक्टिस सेट 4 कल आएगा। तो इस वीडियो का PDF और इसका एक्सप्लेनेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।